दोस्तों, आज का वीडियो जीके, जीएस और करंट अफेयर्स पर आधारित है। जिन दोस्तों का अगले शिफ्टों में एग्जाम है वो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि इसमें मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ले रखा है और पिछले दिनों जो भी एग्जाम हुए हैं उनके आधार पर मैंने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। जिन भाइयों का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है, जो भाई मेरे एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, सिलेक्ट किया है, वो ये है कि भारत का सबसे सुरक्षित और गहरा लैंडलॉक बंदरगाह कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या केरल? तो बता दूं आपको, जो है भारत का सबसे सुरक्षित और गहरा, ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं है, वो है विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, ये कैसा बंदरगाह है? लैंड लॉक बंदरगाह है। आपसे क्वेश्चन घुमा कर भी पूछा जा सकता है कि लैंड लॉक बंदरगाह कहाँ है, या विशाखापट्टनम बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो लैंड लॉक टाइप का बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ ये? आंध्र प्रदेश में है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसलिए होता है क्योंकि अधिसूचित पहले हुआ था, लागू बाद में हुआ था, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जान जाइए कि 20 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था और 9 अगस्त 2019 को ये अधिसूचित हुआ था। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, स्टेनली कप का संबंध किससे है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या बेसबॉल? तो स्टेनली कप का संबंध किससे है? हॉकी से है। अगला प्रश्न, ये भी कप से संबंधित प्रश्न है। आगा खान गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो आगा खान गोल्ड कप का संबंध फुटबॉल से है। देखिए यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं, आगा खान कप दो प्रकार के हैं, दो होते हैं, एक है गोल्ड कप और एक है केवल आगा खान कप। तो आगा खान कप जो है ये हॉकी से संबंधित है और आगा खान गोल्ड कप की अगर बात होगी तो ये फुटबॉल से संबंधित है, इसलिए एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, जैसा होगा वैसा लगाइएगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौसा के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? चौसा कहाँ है जान लीजिए पहले। चौसा एक गांव है जो कि आधुनिक बिहार के बक्सर में है। ठीक है, जहाँ पे कि 26 जून 1539 को शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ था। तो आपसे पूछा जा रहा है किसकी विजय हुई थी? तो इस युद्ध में शेरशाह की विजय हुई थी और हुमायूं की पराजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस, अमेरिका, अफ्रीका या जापान? तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। चलिए थोड़ा सा और क्लियर कर दूं आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में। देखिए वर्तमान समय में जो मौलिक कर्तव्य हैं इनकी संख्या है 11, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य इसमें हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात जान लीजिए कि 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1976 में, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के अनुसार, ठीक है, तब मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य है कहाँ? ये भाग 4 क में है और 51 क अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मौलिक कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे घुमा फिरा के क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21, 22, 23 या 24? 19 अनुच्छेद 21 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं वो? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। मतलब भारत के बीचों बीच से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, इन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर के 1990 तक चली। 1985 से लेकर के 1990 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना चली। ठीक है,
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना का नारा क्या था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के ऊपर है क्वेश्चन, बार बार हर शिफ्टों में घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। कभी जो है साक्षरता दर, कभी महिलाओं का, कभी पुरुषों का, कभी बच्चों के बारे में जो है कहाँ की कम कहाँ की ज़्यादा, घुमा फिरा के क्वेश्चन 2011 की जनगणना के ऊपर पूछा जा रहा है। अभी जो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है एक कम बार पूछा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है, दोबारा आ सकता है। तो 2011 की जनगणना का जो नारा था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है दोस्तों, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला प्रश्न है, अब आगे यहाँ से हम साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जो भी दोस्त चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता हो कि हाँ कुछ नॉलेज मिल रहा है, कुछ ज्ञान मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे भाई सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ठीक है, किसी प्रकार का कोई आपको पैसा नहीं देना है, इसलिए सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके चैनल को रखिए, वीडियो जब भी आएगा तो नॉलेज कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न साइंस से संबंधित है। आयरन सल्फाइड का साधारण नाम क्या है? आयरन सल्फाइड का साधारण नाम। झूठा सोना, कच्चा सोना, खरा सोना, नकली सोना। क्या है? झूठा सोना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो Fe2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। आयरन सल्फाइड को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, धोने का सोडा या धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O, NaOH, NaCl, NaCO3। क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। देखिए एग्जाम में अगर Na2CO3 भी अगर दिया हो तो आप टिक कर दीजिएगा। मान लीजिए अगर Na2CO3 × 10H2O दिया होता तो आप टिक करेंगे ही उस पर, नहीं तो Na2CO3 पे आप टिक कर दीजिएगा। दोनों ऑप्शन दिया जा सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, दोनों ही आंसर सही हैं। दोस्तों सूत्र के ऊपर, केमिकल फार्मूला के ऊपर मैंने स्पेशली वीडियो बना रखा है। SSC नाम की जो लिस्ट है, प्लेलिस्ट है, उसमें वो वीडियो है, जाकर के वहाँ से आप वॉच कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो का। ठीक है, अगर आपका रासायनिक सूत्र नहीं तैयार है, ठीक है, तो उसमें जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं रासायनिक सूत्र, वो सारा का सारा मैंने उसमें इंक्लूड कर दिया है। उपयोग के आधार पर फार्मूला, कॉमन नेम, सब कुछ मैंने उसमें डाल दिया है। बहुत छोटा सा वीडियो है, उसको जरूर जाके वॉच कर लीजिए अगर तैयार नहीं है तो। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इथानोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? देखिए इथानोइक अम्ल या एसिटिक एसिड सेम चीज़ें हैं। ठीक है, तो CH3COOH इथानोइक अम्ल या इथानोइक एसिड या एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। ठीक है दोस्तों, आइए। प्लूटो को बौना ग्रह कब घोषित किया गया? प्लूटो को धर्मशास्त्र के अनुसार जो है ये 9वां ग्रह माना जाता है, इसको 9 प्लैनेट। ठीक है, लेकिन वैज्ञानिकों ने रिसर्च के आधार पर पाया कि ये क्या है, बहुत ही छोटा है, इसलिए ये नगण्य है, इसलिए इसको वैज्ञानिकों ने क्या किया, ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया। तो कब किया गया ये? 2006 में। जी हाँ दोस्तों, 2006 में प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जब ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो तो उसे क्या कहते हैं? अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया, कुछ नहीं, क्या कहते हैं उसको? रेडॉक्स अपक्रिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई समीकरण आपको अगर मिलता है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा हो तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहा जाता है। आहार नाल का प्रथम भाग क्या कहलाता है? आहार नाल का प्रथम भाग क्या कहलाता है? मुख गुहा, पेट, उदरी या मुंह, क्या कहलाता है? मुख गुहा, बकाल कैविटी। आहार नाल का प्रथम भाग क्या कहलाता है? मुख गुहा, जहाँ से हम भोजन ग्रहण करते हैं। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपको एक इक्वेशन दिया गया है, Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3CO2। आपको बताना है कि ये किस प्रकार का रिएक्शन है, ऑक्सीकरण है, अपचयन है, रेडॉक्स है या रासायनिक अपक्रिया है। कैसी अपक्रिया है ये? रेडॉक्स अपक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, कैसी अपक्रिया है ये? रेडॉक्स अपक्रिया है ये। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, इसलिए कैसी अपक्रिया है? रेडॉक्स अपक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बृहस्पति ग्रह कैसा ग्रह है?
गैसीय है, स्थलीय है, आंतरिक है या रॉक ग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह कैसा ग्रह है? गैसीय ग्रह है। और कौन कौन से ग्रह गैसीय हैं? शनि, अरुण, वरुण मतलब सेटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है, और जुपिटर। ये चारों ग्रह कैसे हैं? गैसीय ग्रह हैं, ठीक है। अब साथ ही साथ और जान जाइए कि ये जो गैसीय ग्रह हैं इनको बाहरी ग्रह भी कहा जाता है। आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह, तो कैसे ग्रह हैं ये बाहरी ग्रह हैं, ठीक है, और गैसीय ग्रह भी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेंडलीव के समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो मेंडलीव के समय टोटल 63 एलिमेंट की जानकारी थी, ठीक है। 63 तत्वों को लेकर के उन्होंने अपनी साड़ी जो है बनाई थी, ठीक है। 8:7 के रेशियो में उन्होंने साड़ी को क्रिएट किया था, ठीक है। जो तत्व नहीं ज्ञात थे उसके लिए उन्होंने जगह छोड़ दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि मेंडलीव के समय टोटल 63 एलिमेंट की जानकारी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा तारा समूह छोटा भालू, लिटिल बियर के नाम से जाना जाता है? उर्सा माइनर, उर्सा मेजर, सप्तर्षि या ओरियन? उर्सा माइनर, जी हाँ दोस्तों, उर्सा माइनर को हम छोटा भालू या लिटिल बियर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2021 में भारत का स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया? यहाँ से अब हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जुलाई 2021 में भारत का स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया? मनसुख एल मंडाविया, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ब्रजेश पाठक? किसको? मनसुख एल मंडाविया। मनसुख एल मंडाविया को भारत सरकार में क्या है? ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। अच्छा, यहाँ पे एक नाम और है, ब्रजेश पाठक। ये कौन है? ब्रजेश पाठक कहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं? ये उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। अपने दौरों के लिए, अपने छापों के लिए अक्सर ये चर्चा में बने रहते हैं, ठीक है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अक्टूबर 2022 में भारत का महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया? आर वेंकट रमणी, एल सोराबजी, अमित पाठक? कोई नहीं। किसको? आर वेंकट रमणी को। जी हाँ दोस्तों, आर वेंकट रमणी को अक्टूबर 2022 में भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया गया है। और आपकी जो नियुक्ति है ये 3 साल के लिए है। अक्टूबर से लेकर के अगले 3 साल के लिए आपकी नियुक्ति है ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2022 में ऋषभ पंत को कहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल या झारखंड? जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड। अगस्त 2022 में ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ऋषभ पंत कौन है? एक पॉपुलर स्टार क्रिकेटर है इंडिया के। तो उत्तराखंड सरकार ने उनको क्या अपने यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक अजीत सिंह का निधन 2021 में हो गया। उनके पिता क्या थे? आपको उनके पिता के बारे में बताना है, ठीक है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति या भूतपूर्व न्यायाधीश? जी हाँ दोस्तों, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। चलिए उनके पिताजी का नाम बता दें आपको। चौधरी चरण सिंह। जी हाँ दोस्तों, अजीत सिंह के पिता का नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह। आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक कौन है? अजीत सिंह है, जिनका निधन कब हुआ है? 2021 में हुआ है। प्रश्नों को घुमा फिरा करके भी देख लिया करिए। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण एशियाई खेल साउथ एशियन गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो दक्षिण एशियाई खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? पाकिस्तान, लाहौर, पाकिस्तान में होगा। अब यहाँ से अगर आपसे ये पूछा जाए कि पिछला जो खेल हुआ था, पिछला जो साउथ एशियन गेम हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो हुआ था नेपाल में। कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। अब आपसे अगर पूछा जाए कि भारत किस रैंक पर था पदक के मामले में, पदक तालिका में भारत किस स्थान पर था? तो पहले नंबर पे था। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें भी ध्यान जरूर रखिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मई 2022 में दिल्ली का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? विनय कुमार सक्सेना, अनिल बैजल, कैप्टन अमरिंदर सिंह? कोई नहीं, विनय कुमार सक्सेना। जी हाँ दोस्तों, मई 2022 में दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको नियुक्त किया गया? विनय कुमार सक्सेना को। विनय कुमार सक्सेना के पहले कौन थे? अनिल बैजल थे। कौन थे? अनिल बैजल थे, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत का 18वां मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे बनाया गया है? बी अनंत नागेश्वरन, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, निर्मला सीतारमण, किसी को नहीं। बी अनंत नागेश्वरन। सही आंसर क्या है? बी अनंत नागेश्वरन। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। बी अनंत नागेश्वरन भारत के 18वें मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, ठीक है। इन्होंने 28 जनवरी 2022 को अपना कार्यभार ग्रहण किया है। तो वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वह है बी अनंत नागेश्वरन। दोस्तों, आज इसी के साथ वीडियो का एंड कर रहा हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।